डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे फर्टिलाइजेशन के बारे में और मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन में अभी तक हमने दो पदों के बारे में पढ़ लिया है, 2 स्टेप्स के बारे में पढ़ लिया है, अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवा एंड कैपेसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट के बारे में। आज हम 3rd स्टेप के बारे में पढ़ेंगे, वो है एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन। एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन जो है, यहाँ पर पेनिट्रेशन या भेदन जो है वो 2 मेथड्स या 2 विधियों के द्वारा होता है, क्योंकि अधिकांश प्राणियों के अंडे जो है एक या अधिक उस पर एग एनवलप्स या जेली एनवलप्स या फॉलिकल सेल्स के द्वारा घिरे हुए होते हैं और ये आवरण पेनिट्रेशन यानी कि शुक्राणु के भेदन में बैरियर लेयर्स के रूप में कार्य करते हैं तथा एक से अधिक शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकते हैं। जब एक शुक्राणु अंडे की सतह के साथ में चिपक जाता है तो यह मोशनलेस हो जाता है या गतिहीन हो जाता है। शुक्राणु का अंडे में भेदन कुछ फिजिकल या केमिकल रिएक्शंस के द्वारा संपन्न होता है। तो यहाँ पर 2 मेथड्स मैंने लिखी है पेनिट्रेशन की, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। फर्स्ट है फिजिकल मेथड। फिशेज में और इंसेक्ट्स में एग्स के बाहर की तरफ काइटिन का कठोर कवच पाया जाता है और यह बाहर की तरफ एक सूक्ष्म छिद्र की सहायता से खुलता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। और स्पर्म जो है सभी जगहों से अंडाणु में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, वो केवल माइक्रोपाइल या इस सूक्ष्म छिद्र की सहायता से ही अंडे में प्रवेश कर पाते हैं। तो इस क्रिया को जिसकी सहायता से या जिसके द्वारा शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करते हैं इसको फिजिकल मेथड कहते हैं या यांत्रिक विधि या भौतिक विधि कहते हैं। सेकंड है केमिकल मेथड या रासायनिक विधि। तो शुक्राणुओं का अंडाणुओं में भेदन कुछ रासायनिक विधियों के द्वारा होता है। इसमें से पहला है बाई एसिडिफिकेशन ऑफ सी वाटर, समुद्री जल के अम्लीकरण के द्वारा। जैसे इकाइनोडर्मेटा में शुक्राणु के श्वसन के द्वारा मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पानी अम्लीय हो जाता है और इस अम्लीय माध्यम में एग के जेली एनवलप या अंडे के जेली आवरण नष्ट हो जाते हैं और शुक्राणु का भेदन सरल हो जाता है। इसी प्रकार से सेकंड है केमिकल मेथड की प्रोसेस बाय एक्टिवेशन ऑफ प्रोनेज एंजाइम। प्रोनेज एंजाइम के सक्रियण द्वारा मेंढक और टॉड के एग्स जो हैं वो जेली एनवलप के द्वारा, जेली कोट के द्वारा ढके हुए होते हैं और शुक्राणु के प्रोनेज एंजाइम के द्वारा ये जेली कोट जो है वो नष्ट हो जाते हैं और शुक्राणु आसानी से अंदर प्रवेश कर सकता है। नेक्स्ट है बाय एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन एंजाइम। सी अर्चिन के अंडों में फॉस्फोलिपिड ए पाया जाता है और ये ट्रिप्सिन एंजाइम के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं और शुक्राणु की प्रविष्टि आसान हो जाती है। इसी प्रकार से मैमल्स के शुक्राणु जो होता है उसमें हाई एल्यूरोनिडेज होता है जो कि एग के कोरोना रेडिएटा के बीच में उपस्थित हाई एल्यूरोनिक एसिड को घोलने का कार्य करता है। नेक्स्ट है इसमें एक्रोसोमल रिएक्शन। इसमें हम 2 पढ़ रहे थे, एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन। तो पेनिट्रेशन की 2 मेथड्स के बारे में पढ़ा, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। अब है एक्रोसोमल रिएक्शन या एक्रोसोम क्रिया किस प्रकार से होती है। तो शुक्राणु के शीर्ष में एक्रोसोम नामक रचना पाई जाती है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसका निर्माण जो है वो गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है और इसमें कई सारे लाइटिक एंजाइम्स या लयनकारी एंजाइम्स पाए जाते हैं जो पेनिट्रेशन के समय में शुक्राणु के शीर्ष में सामूहिक रूप से अनेक परिवर्तन होते हैं और इनको सामूहिक रूप से एक्रोसोमल रिएक्शन कहते हैं। इसमें फर्स्ट है स्पर्म मोटिलिटी या शुक्राणु की गतिशीलता। तो स्पर्म मोटिलिटी का अध्ययन जो है वो सी अर्चिन में किया गया है। तो यहाँ पर सी अर्चिन में बताया गया है कि डेंस सीमन में
शुक्राणु या स्पर्म जो है वो नॉन मोटाइल रहता है, लेकिन जैसे ही यह समुद्री जल के संपर्क में आता है तो सीमन जो है वो डाइल्यूट हो जाता है और इसी के साथ में स्पर्म जो है एक्टिव हो जाता है, क्योंकि सोडियम आयन समुद्री जल से शुक्राणु में प्रवेश करते हैं और सोडियम के प्रवेश के साथ ही हाइड्रोजन आयन बाहर की तरफ निकलते हैं। इस कारण शुक्राणु की पीएच बढ़ जाती है, जिससे कि शुक्राणु की मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड उसकी मोटिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि उसका उपापचय और उसकी गतिशीलता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर यह जो है एक डायग्राम के द्वारा मैंने दिखाया है। इसमें बताया गया है कांटेक्ट विथ एग जेली। जैसे ही शुक्राणु जो है अंडाणु के जेली आवरण के संपर्क में आता है, वैसे ही उसमें सोडियम जो है ऊपर की तरफ आप देखिए, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन जो है वो अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पर इस चित्र में दो अलग अलग प्रोसेसेस दिखाई गई है। तो पहले ऊपर वाली प्रोसेस देखिए आप, इसमें लिखा है इफ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु की एग जेली के एग आवरण के संपर्क में आता है, वैसे ही उसमें सोडियम आयन अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं और हाइड्रोजन आयन बाहर की तरफ निकलते हैं, जिससे कि इंट्रासेलुलर पीएच का मान बढ़ जाता है। यहाँ पर इससे दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक्टिन पॉलीमराइजेशन होता है, एक्टिन में बहुलकीकरण की क्रिया होती है, जिससे कि एक्सटेंशन ऑफ एक्रोसोमल प्रोसेस, एक्रोसोमल जो है उसकी प्रक्रिया जो है या एक्रोसोम का निर्माण होना शुरू होता है। और सेकंड नीचे की तरफ आप देखिए, एक्टिवेशन ऑफ डाइनिन एटीपेज। डाइनिन एटीपेज जो है उसका सक्रियण होता है, जिससे कि स्पर्म मोटिलिटी बढ़ जाती है। नीचे की तरफ है इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन अंदर की तरफ प्रवेश करना शुरू होते हैं, जिससे एक्जोसाइटोसिस ऑफ एक्रोसोमल वेसिकल, जिससे कि एक्रोसोम की वेसिकल जो है, आशय जो है वो फट जाता है, जिससे कि रिलीज ऑफ लाइटिक एंजाइम्स, लयनकारी एंजाइम मुक्त हो जाते हैं एंड एक्सपोजर ऑफ बाइंडीन जो है वो बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाता है। नेक्स्ट है ट्रिगर मैकेनिज्म या उत्थापक क्रियाविधि। शुक्राणु का शीर्ष टूटकर एक्रोसोम की झिल्ली के साथ में फ्यूज हो जाता है, सलित हो जाता है, और तीन प्रकार के ट्रिगर मैकेनिज्म प्राणियों के अंदर पाए जाते हैं। जैसे इकाइनोडर्मेटा और डेकापोड क्रस्टेशिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ऑस्मोफिलिक लेयर जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के विभिन्न उभार एक्रोसोमल नलिकाओं के साथ में सतत हो जाते हैं या कंटिन्यूअस हो जाते हैं। इसी प्रकार से एनेलिडा, मोलस्का और सेकोग्लोसस में ऊपरी प्लाज्मा झिल्ली और इसके नीचे स्थित एक्रोसोमल झिल्ली जो है वो विखंडित हो जाती है या टूट जाती है। मैमल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक्रोसोमल मेम्ब्रेन जो है वो आपस में फ्यूज होकर के एक कंटिन्यूअस लेयर का फॉर्मेशन करती है और इसी समय वसा अणुओं की द्विआण्विक या बाईमॉलिक्यूलर जो अरेंजमेंट है वो माइसेली में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर मैमल्स का एक्रोसोमल रिएक्शन के बारे में दिखाया गया है। तो स्पर्म हेड में आगे की तरफ एक्रोसोम है और पीछे की तरफ न्यूक्लियस है, बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जैसे ही इसकी एक्रोसोमल वेसिकल फटा, लाइटिक एंजाइम मुक्त हुए और इसकी जो एक्रोसोम की मेम्ब्रेन जो है वो इसके साथ में एग के साथ में आकर के मिक्स हुई। एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कोन बना सी डायग्राम में, डी डायग्राम में, और ई डायग्राम में आप देखिए कि स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें इंटरडिजिटेट कंडीशन उत्पन्न होती है, यानी अंगुलीनुमा उभार उत्पन्न होते हैं और इसी प्रकार के उभार जो हैं वो एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी उत्पन्न होते हैं। तो जहाँ पर स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संपर्क में आती है, वहाँ पर ये दोनों मिलकर के
आपस में संयुक्त हो जाती है। जैसा कि नीचे वाले एफ डायग्राम में आप देखिए, तो संयुक्त होकर के ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। यहाँ पर जो लिपिड की बाई लेमिलर स्ट्रक्चर जो है वो माइसेली में कन्वर्ट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।